तो अदिति, ब्रेक से पहले हमने उन हॉट सीटों का जिक्र किया जो देश भर की हॉट सीट्स हैं, लेकिन हमारे लिए तो सुपर हॉट राजस्थान है, टेम्परेचर के हिसाब से नहीं, सीटों के हिसाब से भी। तो जरा देखिए, सबसे पहली सीट कोटा बूंदी सीट, यहां किस तरीके का मुकाबला और किस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, दोनों ही, अगर मान ले 2 महीने पहले तो बीजेपी के कैंडिडेट या बीजेपी के नेता इस वक्त प्रहलाद गुंजल कांग्रेस से हैं, ओम बिरला बीजेपी से हैं। पहली रिएक्शन तो आपसे। बड़े चेहरे हैं ओम बिरला और साथ में उनके मित्र, लेकिन क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं तो जल्दी, आज सुबह जब उनका बयान सुना तो उन्होंने एक बात कही कि दल बदल करते हैं ये। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि दल बदल किसी को आरोप लगाए तो शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सारे दलों के नेताओं को खुद को ले लिया। और दूसरी बड़ी बात है कि पूरा कोटा भगवा रंग में है, तो वो काफी कुछ कहता है। लेकिन हम चलते हैं जयती के पास, जो नीचे हमारे साथ मौजूद है। जयती, जरा बताइए, बीते 2 चुनाव का परिणाम यहाँ क्या कुछ रहा? बिल्कुल विजेंद्र, चलिए इस चुनावी परिणाम को 2014-2019 के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर क्या समीकरण रहे। तो जीत यहां पर ओम बिरला की वोट प्रतिशत के माध्यम से अगर देखें तो पिछली बार 55.78% ओम बिरला की जीत का ये पैमाना रहा, और हार हुई है यहाँ पर 38.41 ये वोट प्रतिशत रहा इजराज सिंह, यानी कि जो पहले इससे था उसमें ओम बिरला लगातार दूसरी बार यहां पर जीतते हुए आए। 58.49 वोटिंग प्रतिशत, ये 2019 की बात है जब उन्होंने हराया रामनारायण मीणा जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं। 38.04%। 2 बार से लगातार ओम बिरला ने जीत दर्ज की है, 2014-2019। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। लोकसभा स्पीकर है, इस लिहाज से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन क्या प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस पार्टी का दामन थामने के बाद इस सीट पर सियासी समीकरण होते हैं, ये वोटर्स तय करेंगे और 4 जून की तारीख सभी को बताएगी। ठीक है जयती, लेकिन ऐश्वर्या, एक छोटी सी रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा इस मामले में, क्योंकि जयराज जो हैं वो भी फिलहाल बीजेपी में, उनकी पत्नी विधायक भी हैं, तो इस मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं, कम शब्दों में? देखिए, कोटा का जो मुकाबला है, कोटा की जो धरती है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए उपजाऊ धरा कही गई है। जहां तक कोटा की बात आती है, दाऊ दयाल जोशी हो, हरि कुमार औदित्य हो, ललित किशोर चतुर्वेदी हो, एक के बाद एक कई बीजेपी के दिग्गज है। लेकिन ओम बिरला का जो राजनीति का अंदाज है उससे थोड़ा सा अलहदा प्रहलाद गुंजल का रहा। दोनों एक पार्टी में रहे, लेकिन वर्तमान में जो वोट प्रतिशत है ये कुछ और बयां कर रहा है। लेकिन यहां पर यह देखना होगा जब पूरा देखेंगे शाम तक स्थिति कि कहां कितना वोट पड़ा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रहा और शहरी क्षेत्रों में क्या रहा। यहां पर कुछ क्षेत्र इस बार ऐसे रहे हैं जहां पर किन्हीं किन्हीं प्रत्याशियों के वोटर्स जो है वो मुखर हुए हैं और किन्हीं प्रत्याशियों के वोटर्स साइलेंट रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है जिनके मुखर लगते हैं वो थोड़ा सा कम ले जाते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन ये जो धरती है ये भारतीय जनता पार्टी की धरती रही है। चूंकि अब प्रहलाद गुंजल भाजपा से यहां आ गए हैं तो यहां पर इस चुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन 3 दिन पहले घटनाक्रम हुआ अदिति, याद हो तो वो जो घटनाक्रम था वो घटनाक्रम 2 दिन पहले ही हुआ, सिर में कुल्हाड़ी मारने वाला। उस कुल्हाड़ी मारने वाला जो घटनाक्रम था उसे कुछ लोगों ने 2 जातियों के साथ वैमनस्य के साथ जोड़ने की कोशिश की, और वो सोशल मीडिया पर तेजी से मैसेज चलना शुरू हुआ। और उस मैसेज के चलने के बाद क्या दोनों प्रत्याशियों में से किसी को लाभ किसी को हानि तो नहीं होगी, क्योंकि जो रणनीतिक रूप से बनाने की कोशिश करी थी। हालांकि उसके बाद एक तस्वीर आई, नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल एसपी के पास पहुंचते हैं, नरेश वहां पर बहस करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन पूर्वी राजस्थान तक सोशल मीडिया में, मेरे मोबाइल में मैंने खुद ने देखा कि आपस में काल्पनिक वैमनस्यता पैदा हो गई थी। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ भी कीजिए, वोट डालने जाइए, आपको किसके पक्ष में किसके खिलाफ करना है वो आप तय कीजिए, लेकिन वोट डालिए। अदिति, अगली सीट का रुख करते हैं, जोधपुर अगली सीट, क्योंकि यहां राजपूत बनाम राजपूत इस बार मैदान में बीजेपी से एक बार फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत हैट्रिक लगाने के लिए, दूसरी तरफ उनकी हैट्रिक को रोकने के लिए जिम्मेदारी कांग्रेस ने करण सिंह उचियाड़ा को सौंपी है। जयती हमारे साथ बनी है। जयती, बीते 2 सालों का परिणाम भी बताइए। हालांकि जानती है राजस्थान के दोनों बार गजेंद्र सिंह शेखावत जीते, लेकिन परसेंटेज क्या रहा? लोकसभा सीट, और जब राजस्थान की उन लोकसभा सीटों के बारे में बात करते हैं जो हॉट लोकसभा सीट है, जोधपुर लोकसभा सीट उन हॉट लोकसभा सीटों में से इसलिए शुमार है क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री की साख दाव पर है। गजेंद्र सिंह शेखावत 2014 का जो जीत का परसेंटेज था 66.2% से वो जीते और हार का सामना किया था उस समय चंद्रेश कुमारी ने, जिन्हें उनके सामने मात्र 28.10% वोट प्रतिशत मिले।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2019 में भी लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत ने जीत दर्ज की थी। 2019 में जीत दर्ज करते हुए उन्होंने जब हराया था वैभव गहलोत को, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब इस बार चुनाव नजर आ रहा था कि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब गजेंद्र सिंह शेखावत को उतारे है तो उनके सामने कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन फिलहाल जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस जोधपुर की सियासत को इस तरह से समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि केंद्र में मंत्री लगातार जनता की समस्याओं को आगे तक पहुंचाने की बात हो या फिर उन समस्याओं को समाधान करने की बात हो, गजेंद्र सिंह शेखावत पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया और ये वोट प्रतिशत 66.2% गजेंद्र सिंह शेखावत का रहा। 2014 का ये वोट प्रतिशत। हार का सामना उनके सामने किया चंद्रेश कुमारी, जिन्हें 66.2% गजेंद्र सिंह के वोट के हिसाब से बहुत कम 28 ही कुछ परसेंटेज मिल पाए। 2019 में फिर उनके सामने वैभव गहलोत, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे थे, उन्होंने हार का सामना किया। हालांकि इस बार उनकी सीट बदली है, लेकिन विजेंद्र, ये हम सभी जानते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक राजनीतिक अदावत इनके बीच में है। देखना यह दिलचस्प होगा कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गजेंद्र सिंह शेखावत का मैजिक चलता है या फिर अशोक गहलोत की जादूगरी, क्योंकि यहाँ पर ये समीकरण कहीं ना कहीं जिस तरह से करण सिंह मुखियाला को उतार कर दिए गए हैं, ये महत्व। नवीन जी, आपसे पूछेंगे, जल शक्ति मंत्री के गढ़ में जल मुद्दा होगा या राम जन्मभूमि? देखिए, जोधपुर का जो चुनाव है, अभी तक जिस तरह का वहाँ रुझान दिख रहा है, एक जातिगत समीकरणों पे पूरी तरीके से चुनाव हो गया है। पहली बार बहुत लंबे अरसे बाद जो मुकाबला है वो राजपूत कम्युनिटी के बीच दिख रहा है वहाँ पे, और जो अन्य मतदाता है उसमें प्रमुख रूप से जाट मतदाता वहाँ मौजूद है, विष्णुई वहाँ मौजूद है, माली वहाँ मौजूद है, उसके अलावा ब्राह्मण मतदाता भी बड़ी तादाद में मौजूद है। अभी तक का जो ट्रेंड आ रहा है वोटिंग का, वो बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्ण नहीं है जोधपुर का। हालांकि यहाँ थोड़ा सा अन्य सीटों से अलग ट्रेंड दिख रहा है। शहरी सीटें जो है, सूरसागर हुई और जोधपुर हुई, यहाँ पर मतदान कुछ हल्का फुल्का ग्रामीण सीटों से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के अगर इस सीट की हम बात करें तो ऐसा अभी कुछ लहर जैसा वहाँ कुछ दिखाई नहीं रहा। स्थानीय मामले भी चल रहे हैं। उसके अलावा गजेंद्र सिंह, क्योंकि दो बार केंद्र में मंत्री रहे, उनकी खुद की प्रतिष्ठा भी इस सीट पर दाव पे लगी हुई है। सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए, ये अशोक गहलोत का गृह जिला है। अशोक गहलोत यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं 3 बार, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की भी प्रतिष्ठा यहाँ दाव पे होगी। लेकिन फिलहाल चुनाव अभी जो दोनों जातिगत इक्वेशन पे आधारित दोनों कैंडिडेटों के बीच है। करण सिंह अपना एक अलग वहां रुतबा रखते हैं और गजेंद्र सिंह का जैसे, और फिर पंकज जी, इसका तो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जालौर भी है ना। जैसी जैसी वोटिंग होगी, माली और राजपूत एक्सचेंज भी तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार एक्सचेंज नहीं हो पाते हैं। ये भी कई बार देखा गया है कि कई बार हम ओवर सोच लेते हैं। जैसे कई बार कई सीटें ऐसी है, जैसे टोंक सवाई माधोपुर से तुलना कोटा की कर ली गई, यहां पर जोधपुर की तुलना जालौर सिरोही से कर ली गई। तो कई बार ऐसा होता है। मुझे एक वाकया याद आता है कि जब बनवारीलाल शर्मा के बेटे अशोक शर्मा को हार मिली थी विधानसभा चुनाव में, तो तय किया गया था कि कुशवाहा वोट जो हैं वो शर्मा को देंगे, और शर्मा धौलपुर और राजाखेड़ा की बात कर रहा हूं। लेकिन वहां पर बड़ा कमाल हो गया। ब्राह्मण्स ने वोट शोभा रानी कुशवाहा को दे दिए, लेकिन कुशवाहा ने वोट उधर नहीं दी। बिल्कुल ठीक, अगली सीट का रुख कर लेते हैं। झालावाड़ 12 अपने आप में हॉट सीट है, क्योंकि यहां दुष्यंत बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से मैदान में है और कांग्रेस से उर्मिला जैन भाया चुनावी मैदान में है। सीधा जयती का रुख करते हैं। जयती, बीते 2 चुनाव का परिणाम बताइए। बिल्कुल विजेंद्र, झालावाड़ और बारां का जब जिक्र होता है तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए जान लेते हैं समीकरणों के जरिए। झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र में 2014 में जीते दुष्यंत सिंह, और इस दौरान उनका वोट प्रतिशत रहा 58.98% पर। उनके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर प्रमोद जैन भाया, जिनका वोटिंग परसेंट रहा 34.42% पर। अब इसके बाद में 2019 के चुनावों का अगर जिक्र हो तो दुष्यंत सिंह 64.77% के साथ एक बार फिर से झालावाड़ 12 में जीते, दिल्ली पहुंचे। हार उनके सामने हुई प्रमोद शर्मा की, जिन्हें मात्र उनके सामने 31.64% ही वोट मिल पाए। कुल मिलाकर के विजेंद्र, झालावाड़ 12 यहां पर जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटों पर हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, ये उन चुनिंदा सीटों में शुमार है जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा तो दाव पर है। उनके बेटे के लिए खूब चुनावी प्रचार उन्होंने किया, लेकिन अगर दुष्यंत सिंह एक बार फिर से जीत दर्ज करते हैं तो 5वीं बार सांसद बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम होगा। विजेंद्र, नरेश जी, उर्मिला जैन भाया 2 उपलब्धियां, एक प्रमोद जैन भाया की धर्मपत्नी और दूसरा कि सामाजिक कार्यों में 1000 लड़कियों की हर साल शादी कराना। इसके अलावा और क्या है? देखिए,
भाया परिवार को ही वहाँ टिकट मिलनी थी, क्योंकि उनके अलावा और कोई कांग्रेस का नेता चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि योग्य कौन है चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में। हार जीत है वो कांग्रेस के लिए मुझे नहीं लगता इस सीट के लिए मायने रखती है। उनका मकसद ये था कि वसुंधरा राजे के खिलाफ कौन अच्छे से मुकाबला कर सकता है। तो कैंडिडेट जो है वो यहीं या तो प्रमोद जैन भैया, उनकी पत्नी, हमेशा ऐसा ही होता रहा है, एक बार बीच में ज़रूर जो प्रमोद को जो टिकट दी गई थी। लेकिन ये ऐसी सीट है जो मुझे लगता है अदिति कि भाजपा का गढ़ रहा है। आंकड़े भी बताए थे, पहले वसुंधरा राजे जो है वो जीतती रही, अब दुष्यंत है वो 4 बार से जीतते रहे, 5वीं बार उनको जो है मौका मिला है। और आप देख सकते हैं पूरे चुनाव प्रचार में वसुंधरा राजे ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा उस पूरे लोकसभा क्षेत्र में जहां प्रचार उन्होंने नहीं किया हो। हालांकि प्रमोद जैन भाया और उनकी पत्नी उन्होंने प्रचार किया, अशोक गहलोत भी गए हैं, डोटासरा भी गए हैं, कई नेता गए थे, लेकिन वहाँ का जो मुकाबला है वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे की जो आप बात करें लगातार कि उनकी साख दांव पे है, तो वहाँ लोग जो है वो इस बात को लेके ज़्यादा ये रहेंगे कि वहाँ जीत का अंतर है वो कैसा रहता है। नरेश जी, कम शब्दों में बताइए, मानकर चले हैं पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम कह सकते हैं खासकर जो बीजेपी की तरफ से तो चेहरे ही चुनाव है, और कांग्रेस की तरफ बात करें तो कोशिश की है कि मुकाबला किया जाए। जो वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो ग्राउंड की स्थिति है, वहाँ ये है कि मुकाबला किया जाए। इसके अलावा कोई आप एक प्रयोग कर सकते हैं किसी को, ठीक है, टिकट दे के ओब्लाइज करना हो कि हमें तो बस एक उम्मीदवार उतारना, वो अलग चीज़ है। अगर कोई चुनाव लड़ सकता था वहाँ से कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बड़ा होता है, पैसे की जरूरत होती है, सबसे बड़ी चीज़ ये तो आप ये कह रहे हैं हार का दूसरा नाम भरोसेमंद भी होता है। ठीक है, अगली सीट का रुख करते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ सीट के अंदर मुकाबला सीपी जोशी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, यहां से लगातार सांसद, और दूसरी तरफ कांग्रेस से उदयलाल आंजना, जो खुद को किसान का बेटा कहकर वहां प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जयती, जरा बताइए 2014 और 2019 का परिणाम क्या रहा? बिल्कुल विजेंद्र, और चित्तौड़गढ़ की सियासी पैटर्न को समझ लेते हैं। 2014 में देखते हैं, जीत हुई थी सीपी जोशी, जिन्हें एक बार फिर से विश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतारा है। प्रदेशाध्यक्ष है, संयम भाषा के लिए जाने जाते हैं। सीपी जोशी की 2014 में 59.95% यानी कि लगभग 60% वोटों के साथ चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से जीत हुई। उनके सामने गिरिजा व्यास, जो कि कांग्रेस के बड़े चेहरे, हार का सामना उन्हें करना पड़ा 32.94% के साथ। और यही समीकरण 2019 में ज्यादा बदला नहीं, बल्कि जीत एक बार फिर से सीपी जोशी, जो वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनकी हुई 67.36% के साथ। हार का सामना किया उनके सामने गोपाल सिंह शेखावत ने 27.87% के साथ। एक बार फिर से मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, और इस बार उनके सामने पूर्व सरकार में मंत्री रहे उदयलाल आंजना उनके साथ। अगली सीट का रुख कर लेते हैं, बाड़मेर जैसलमेर सीट। जरा देखिए, इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है, कहा जा रहा है त्रिकोणीय है। बीजेपी से एक बार फिर से कैलाश चौधरी को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने आरएलपी से उमेदराम बेनीवाल को कांग्रेस ज्वाइन कराई, हाथ का सिंबल उनको थमा दिया। रविंद्र सिंह भाटी को कमल नहीं मिला तो वो निर्दलीय सेब के साथ मैदान में आ गए हैं। लेकिन ज्योति, जरा बताइए बीते 2 चुनाव का परिणाम यहां क्या रहा? बिल्कुल विजेंद्र, बाड़मेर जैसलमेर की वो लोकसभा सीट जिसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली की भी नजरें हैं। सबसे ज्यादा हॉट सीटों में शुमार बाड़मेर जैसलमेर मरुस्थल की ये लोकसभा सीट। अब जान लेते हैं, जीत यहां पर हुई थी, आपको बता दें, कर्नल सोनाराम चौधरी की। 2014 का ये आंकड़ा है, 40.09% के साथ जीत दर्ज की थी, और उन्होंने हराया था जसवंत सिंह को समय 32.91% वोटों के साथ में। और 2019 में ये पैटर्न बदला। कैलाश चौधरी, जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उन्होंने 59.49% के साथ में जीत दर्ज की। मानवेंद्र सिंह जसोल को उन्होंने हराया 36.74% से। इस बार के मुकाबले को अगर देखें विजेंद्र, तो बाड़मेर जैसलमेर पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। चुनावी तपिश बढ़ी जब दूसरे चरण की प्रचार की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी बड़े चेहरे इस फील्ड में उतार दिए, बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में उतार दिए। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इस बार इस त्रिकोणीय मुकाबले में बाड़मेर जैसलमेर की जनता किस पर विश्वास करती है। ऐश्वर्या जी, ये हॉट सीट सिर्फ राजस्थान की ही नहीं है, ये नेशनल स्तर पर हॉट सीट है।
यहाँ पर सारे नेशनल चैनल से लेकर चर्चाएं हुई हैं, क्या लगता है आपको? ये जो सीट है, इस सीट पर आप अगर पहले की चीजों को देखेंगे तो जो कैलाश चौधरी विधानसभा का चुनाव हार गए थे और वो कैलाश चौधरी फिर लोकसभा का चुनाव लड़े, तो सीधे तौर पर सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ते हैं। तो कैलाश चौधरी को इस बार फिर उम्मीद है कि यहां पर जो वोट पड़ रहा है वो प्रधानमंत्री के नाम पर पड़ रहा है, और ये पूरे 25 के 25 लोग भले ही खुद को बड़े नेता, इनके समर्थक बताएं। बीच में मैं कहना चाहूंगी, यानी कैंडिडेट पे पड़ा तो दूसरी पार्टियां जीतेंगी और मोदी जी पे पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी। ये एक भारतीय जनता पार्टी बोलने में बहुत अच्छे से बोलते हैं प्रवक्ता जब बोलते हैं तो ये जो सीट है, यहां पर मैं फिर वापस उसी घटनाक्रम का जिक्र करूंगा अदिति, जो आपको अच्छे से याद है कि यही रविंद्र सिंह भाटी जिनसे आपने बातचीत की थी, बीजेपी में नहीं जाने वाले थे, अचानक से बीजेपी में जाते हैं, घटनाक्रम होता है, यहां पर ज्वाइनिंग करवाई जाती है। पहले जब आने थे उस दिन नहीं आए, उसके बाद जयपुर में ज्वाइनिंग होती है, फिर वो रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं मिलता है, सारा घटनाक्रम हुआ, फिर उसके बाद वो आखिरकार निर्दलीय लड़ते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन उन सबके बीच में सारे लोग जब मुलाकात कर रहे थे, चंद्रभान सिंह आके और सीपी जोशी की शानदार मुलाकात भजनलाल शर्मा ने करवाई, भजनलाल शर्मा के घर पर अच्छे से नाश्ता चाय लिया और बातचीत हुई, लेकिन यहां पर वो बात बनी नहीं। चाय नाश्ता भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने तय कर लिया, शायद रविंद्र सिंह भाटी के अलावा। लेकिन इन सबके बीच में जिस व्यक्ति को लेकर सोशल मीडिया पर कम चर्चा है, उमेदाराम बेनीवाल कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ये मुकाबला त्रिकोणीय बन गया। मैं नहीं कहूंगा कि कौन मजबूत है कौन कमजोर है, लेकिन यहां पर यदि वोटर्स ने एन वक्त पर यह तय कर लिया कि इस सीट पर हमें मुकाबला इन दो लोगों के बीच में ही है, तो यहां का परिणाम जो सोचा जा रहा है उससे थोड़ा डिफरेंट आएगा। और त्रिकोणीय में अगर फंस जाता है तो यहां पर मुस्लिम फैक्टर, जो भी सिंधी मुसलमान है वहां पर गाजी फकीर का पूरा फरमान चलता है, या दूसरे जो मुस्लिम है वो हैं वहां, तो यह देखना पड़ेगा। जाट दो जगह नहीं जाएंगे, जाट एक जगह जाएंगे। जाट राजनीतिक रूप से बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है, तो अब एक तरफ किस तरफ जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, लेकिन ईश्वर अभी तो यही अच्छा लग रहा है कि कम से कम यहाँ वोटिंग परसेंटेज बाकी लोकसभा सीटों के मुकाबले अच्छा है, और हम चाहेंगे कि वोटिंग परसेंटेज और बढ़े। बहरहाल भीलवाड़ा सीट का रुख करते हैं। भीलवाड़ा में जरा देखिए, क्योंकि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को बदला है। दामोदर अग्रवाल को बीजेपी ने कमल का सिंबल दिया, वो चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने डॉक्टर सीपी जोशी को सिंबल दिया, वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को बदला, उनको राजसमंद भेजा और उसके बाद डॉक्टर सीपी जोशी को यहां मैदान में लेकर आए। जयती, जरा भीलवाड़ा में बीते 2 बार के चुनाव का परिणाम बताइए। बिल्कुल विजेंद्र, भीलवाड़ा का जान लेते हैं चुनावी इतिहास 2014 और 2019 का क्या रहा। तो भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र ये है, सुभाष बहेड़िया जिनके नाम रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा अंतर के साथ जीत दर्ज करने का, और ये पूरे देश का रिकॉर्ड है। अगर जीत की बात की जाए 2014 में तो 57.09% के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हार का सामना उस समय करना पड़ा था अशोक चांदना को। मात्र 34.78% वोट मिले। एक बार फिर से 2019 में सुभाष बहेड़िया ने 71.56% के साथ में एक पर जीत दर्ज की थी सीट पर। हार का सामना किया था रामपाल शर्मा ने, महज 24.88% वोट उन्हें मिले। सुभाष बहेड़िया का टिकट जब कटा विजेंद्र इस सीट पर से, तो कई सारी चर्चाएं कि इतनी बड़ी जीत जिन्होंने ली है इससे पिछले चुनावों में, उनका टिकट जब कटा उसके बाद में दामोदर अग्रवाल का नाम सामने आया। अगर कांग्रेस पार्टी यहां पर दाव खेलती है डॉक्टर सीपी जोशी के नाम के साथ, जो कि लगातार अपने अनुभवों के आधार पर कांग्रेस को लाभ पहुंचाते रहे, इस बार चुनाव दामोदर अग्रवाल वर्सेस डॉक्टर सीपी जोशी, देखना होगा जनता किस पर करेगी विश्वास। ठीक है पंकज जी, इस पर रिएक्शन मैं आपसे इसलिए चाहूंगा क्योंकि इसको संघ की प्रयोगशाला भी कहते हैं, छोटा नागपुर भी कहते हैं, और अगर पूरे राजस्थान में कहीं वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो इतना बड़ा सवाल नहीं होगा, लेकिन अगर यहां वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो फिर सीधा सवाल उस पर भी खड़ा होगा कि संघ शायद वोटर्स को ला नहीं पाया। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि राजस्थान में भीलवाड़ा को संघ की प्रयोगशाला भी कहा जाता है, इसलिए वहां जो प्रत्याशी तय करती है बीजेपी, वो पूरी तरीके से संघ की रुचि का होता है, और संघ से मतलब के सहमति के बाद ही वहां प्रत्याशी घोषित करने की स्थिति में बीजेपी रहती है। सुभाष बहेड़िया यहाँ से सांसद थे, और देश में जो सबसे ज्यादा वोटों से जो सीट जीती थी उस सीट से उसमें भीलवाड़ा भी शामिल थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका टिकट काट दिया गया। कारण जो दामोदर अग्रवाल थे, संघ चाहता था कि इनको टिकट दिया जाए जी, संघ की चाहत पर ही इनको टिकट मिला है। तो ये मान के चलिए कि बूथ से लेकर और इनके चुनाव तक का जो मैंने वहां सीनियर देखा, वो पूरी तरीके से या तो संघ बैकग्राउंड के जो भाजपा नेता उन्होंने संभाला हुआ था, या संघ के वोटिंग परसेंटेज क्या है इस सीट पे या जी
नरेश जी बात करें। नरेश जी, देखिए भीलवाड़ा का जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी अगर एक बजे की अगर बात करें तो यहाँ ठीक चल रहा है, 40 के लगभग है यहाँ पे। लेकिन बड़ी चीज़ जो ये है, अभी जो आंकड़े बता रहे थे, तो आप देखिए कितनी बड़ी प्रयोगशाला है। जो सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता था उसकी टिकट काट दी गई। और दूसरी बात कि जो पिछली बार कांग्रेस का प्रत्याशी था वो भाजपा का प्रचार कर रहा है। तो भीलवाड़ा एक अलग तरह की प्रयोगशाला है। लेकिन इस और यहाँ पे कांग्रेस ने भी टिकट बदली। सीपी जोशी जो अपने आराम से यहाँ बंगले पे बैठे थे, उनको कहा नहीं साहब आप चुनाव लड़िए जाके, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तब जब पहले वो वहाँ से सांसद बने थे, फिर मंत्री बने, लेकिन उन्होंने फिर वो सीट छोड़ दी, जयपुर ग्रामीण आ गए, हार गए, उन्होंने भीलवाड़ा को लगभग छोड़ सा दिया गया था, लेकिन फिर से उस क्षेत्र में गए। तो एक ये कह सकते हैं कि अगर सीपी जोशी के अलावा जो पहले वाला अगर उम्मीदवार होता तो फिर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाते इस सीट को लेके। लेकिन अब सीपी जोशी इस सीट को लेकर मैं एक चीज और बीच में बोलूंगा कि ये जो सीट है, इस पर जो बात कही गई कि पिछली बार सर्वाधिक वोटों से जीता, तो यहां इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि आखिरकार वैश्य समाज में अग्रवाल को कहां ले जाएं। अग्रवाल सर्वाधिक है, माहेश्वरी बहुत कम है। अब ओम बिरला खुद माहेश्वरी हैं और सुभाष बहेड़िया माहेश्वरी हो जाते, तो संघ इन चीजों को गहराई से जानता है, संघ में इन चीजों को देखा जाता है, तो संघ से विचार अवश्य किया होगा। और दामोदर अग्रवाल है, ये भी राजनीति के लोकल स्तर पर खिलाड़ी हैं, सभी जानते हैं किस तरीके से इनकी राजनीति रही है। तो दामोदर अग्रवाल यहां पर टिकट लेने में कामयाब हुए। और अग्रवाल जो समाज है लंबे समय से मांग कर रहा था, अग्रवाल समाज का एक कैंडिडेट भी है। हार जीत जो है वो अलग बात है, लेकिन सीपी जोशी के सामने सिर्फ और सिर्फ पानी और सड़क जो उनके कार्यकाल में हुए वो सामने। ठीक है, पाली का रुख कर लेते हैं। पाली पर जरा देखिए मुकाबला किन किन के बीच में है, क्योंकि इस सीट का ज्यादा जिक्र हुआ नहीं। पीपी चौधरी बीजेपी से एक बार फिर से मैदान में है। कांग्रेस ने संगीता बेनीवाल को टिकट दिया है, अशोक गहलोत गुट से आती हैं। और ये मुकाबला किस तरीके से रहेगा इस पर बात करें, उससे पहले बीते 2 चुनाव के परिणाम जान लेते हैं। जयती, बिल्कुल विजेंद्र, पाली का इतिहास जान लेते हैं। 2014 और 2019 का चुनावी इतिहास क्या रहा। तो जीत पीपी चौधरी की हुई, एक बार फिर से मैदान में है, लेकिन जीत का 2014 में वोटिंग प्रतिशत था 64.87%। इस प्रतिशत के साथ उन्होंने 2014 में जीत दर्ज की थी और हराया था मुन्नी देवी गुदारा को 28.50% वोट मात्र 2014 में मिल पाए थे। इसी तरह से जब आगे बढ़कर देखते हैं तो एक बार फिर से 2019 में पीपी चौधरी ने जीत दर्ज की। बिल्कुल जयती, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। इस वक्त